जी अस्सलाम वालेकुम। 97 पार्ट बी चैप्टर निकाल लें 25। चौबीस में निकालें जी क्वेश्चन 71। अब्दुल्ला जी लग नहीं रहा। पॉइंट ए पेज 514 क्वेश्चन 71। In the light of provisions of CSTX Act 1990 and rules made thereunder, briefly explain the chargeability. पेज 514 514 चार्जेबिलिटी यानी टैक्सेबल है या नहीं, या एडजस्टमेंट ऑफ सेल्स टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोज। अब्दुल्ला मैं निकलते हुए आपको कॉल करूंगा, आप 3 बजे से पहुंच जाना। पहला पॉइंट पढ़ें। पहला पॉइंट पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से चीज़ें हम खरीद रहे हैं या उसको दे रहे हैं। अगर इसको ना देते तो बाज़ार में जाके बेचते, तो अगर बाज़ार में जाके बेचते तो ये क्या होती, सेल होती। तो फ्री देना चीज़ें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, खरीद नहीं रहे, तो इसको सेल में डालेंगे। कहाँ डालेंगे जी? सेल में डालेंगे। क्यों? सप्लाई की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था चीज़ें गिफ्ट देना भी क्या होता है, सेल, इसलिए गिफ्ट टाइप चीज़ है, इसको सेल में डालेंगे। पॉइंट 2 नहीं पढ़ना मैंने अभी। पॉइंट 3 पेमेंट ऑफ मशीन फ्यूल by one of the director using his own credit card. The machine is used to manufacture taxable goods. आपको पता है फैक्ट्री के अंदर मशीनें चलती हैं, तो मशीन में फ्यूल डलता होगा। तो फ्यूल की पेमेंट आपने किससे की है? हाँ, तो बाहर किसी को बता दो कि बच्चे इधर भेज। तो डायरेक्टर के ओन क्रेडिट कार्ड से। तो क्या बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसे पे हुए हैं? तो हमने ये पढ़ा था कि अगर पैसे बिजनेस के बैंक अकाउंट से पे होंगे तो परचेज रिकॉर्ड करने की इजाज़त है। तो सेक्शन 73 की रोशनी में ये बिजनेस बैंक अकाउंट से पेमेंट नहीं हुई, तो सेक्शन 73 की रोशनी में ये रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं है। पॉइंट 4 टैक्सेबल गुड्स सोल्ड ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, किस्तों पे चीज़ें बेची हैं टू अ कस्टमर, जिसमें मार्कअप डाल के बेची हैं, मार्कअप डाल के। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन में जाएं। वैल्यू ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन में उसमें कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर 3 कि अगर मार्कअप या सरचार्ज का लफ्ज लिखा हुआ उधर या मार्कअप का, पेज नंबर 464, तो सरचार्ज का लफ्ज लिखा हुआ है। अगर चीज़ें किस्तों पे बेचें और महंगी करके बेचें तो इंटरेस्ट डाल के सेल्स टैक्स लगेगा जो ओपन मार्केट प्राइस पे, ओपन मार्केट प्राइस पे। पॉइंट 5 पढ़ लिया। एडवांस पैसे आए हैं अगेंस्ट टैक्सेबल गुड्स, चीज़ें अगले महीने बेचनी है। हमारा कौन सा महीना है? हमारा होगा ये करंट ईयर, तो करंट मंथ। करंट मंथ में क्या आया है? पैसे आए हैं या चीज़ें डिलीवर हुई हैं? पैसे आए हैं। चीज़ें कब डिलीवर होनी है? अगले महीने। तो बताएं सेल किस वक्त बुक होती है? जिस वक्त पैसे आए या जिस वक्त चीज़ें बिकें, जब चीज़ें डिलीवर करें। तो करंट मंथ के अंदर करंट मंथ और नेक्स्ट मंथ, क्योंकि महीना तो नहीं लिखा हुआ ना सवाल में। हमारे महीने में क्या हुआ है? एडवांस रिसीव हुआ है। एडवांस आप याद रखिएगा रिसीव होते हैं जब चीज़ें बेचनी हो। और सप्लाई कब होनी है? गुड डिलीवर नेक्स्ट मंथ। किस महीने की सेल में डालेंगे? एज पर द डेफिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई
the sale is recorded at earlier of when the cash is received or when the goods are delivered. So goods are delivered in next month, so no sale will be recorded in our year. The value of supply for our year is, our month is ₹0. 0.6 अभी छोड़ दें. मटेरियल परचेज की है कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग के लिए. ये परचेज वाली साइड है, सेल वाली साइड है? परचेज वाली साइड है. सेक्शन 8 आपको याद होगा, नारकली वाली मिसाल. तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या मटेरियल हमने ख़रीद के बेचने हैं? बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये तो वो अनारकली के साथ वाला मटेरियल है. तो अगर मटेरियल हमने बेचने के लिए रखा होता फिर हम परचेज अलाउ करते. अभी परचेज को अलाउ करेंगे या डेड करेंगे? परचेज को डेड करेंगे. ओके, लेट क्यों हो गए भाई? यार फिर उसको खोल के आओ, हाइब्रिड को. मैंने सेकंड फ्लोर बताया था. अच्छा, उधर जो बैठे फिर वो बैठे. अच्छा, नेक्स्ट. अब ये 10 मिनट पहले ना यूट्यूब से ले लेना, कोई ऐसी बातें नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर आपने परचेज़ की है, पेज 514. इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर आपने परचेज़ किया है फॉर रिटेल आउटलेट. रिटेल आउटलेट के लिए आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर परचेज़ किया है. अच्छा भाई, मेरे याद रखिएगा, हमने सेक्शन 8 के अंदर पढ़ा था कि, याद आ रहा होगा शायद आपको, कि इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर की परचेज़ पे 17 लगाने की इजाज़त है. पेज 470 ज़रा खोल के देखें. चलें इधर से ही देख लें. पेज 470 पे जो हमने पॉइंट आए पढ़ा था उसमें लिखा होता है एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, यानी अगर ये आप ख़रीदें तो इसकी परचेज़ पे आपको 17 लगाने की इजाज़त है. बल्कि शायद मुझे याद पड़ा है, हमने यहाँ भी पढ़ा था, पेज 472 पे भी मैंने आपको लिखवाया था कि कैपिटल गुड्स, मशीन और इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर की परचेज़ पे 17 लगाने की इजाज़त है. तो इस वजह से इस परचेज़ पे हम 17 लगाएंगे, तो इसलिए इसको अलाउ करेंगे. फॉर रिटेल आउटलेट ही लेते हैं आमतौर पे लोग इसको. अच्छा जी, क्वेश्चन 73 का बी निकाल लें आप, पेज नंबर 515 पे. 73 का बी. शाजी लिमिटेड परचेजेस कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम ताजी प्राइवेट लिमिटेड. तो शाजी लिमिटेड फिर मेरे ख्याल से हो जाएगा बायर, और ताजी कौन हो जाएगा? सेलर. इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021, अक्टूबर के महीने में बायर ने रिसीव किया कंसाइनमेंट 5000 चीज़ों की. बायर ने 5000 चीज़ें खरीदी, 5000 कैलकुलेटर, 5000 मोबाइल, जो भी चीज़ खरीदी. जब चीज़ें डिलीवर हुई तो बायर को पता चला कि 50% चीज़ें एक्सपायर हैं एंड ही डिसाइडेड टू रिटर्न. और उसने सोचा यार मैं ये चीज़ें वापस करता हूँ, आधी चीज़ें. दोनों रजिस्टर्ड हैं और सेल्स टैक्स जमा कराते हैं रेगुलरली. सेल्स टैक्स के लॉ में बता दें, डॉक्यूमेंट विच मस्ट बी इशूड बाय बायर. बायर कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करे? बायर कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करे? तो ये सिनेरियोज में से याद आ रहा है, सिनेरियो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा है? अच्छा, इसमें दो बातें हैं डिसाइडिंग फैक्टर. एक बात तो है रिटर्न, तो इसका मतलब है रूल 20 लगेगा या 21 लगेगा? रूल 20 लगेगा. अगली बात है दोनों क्या हैं? रजिस्टर्ड. तो जब दोनों रजिस्टर्ड हों तो मुझे ये याद पड़े, मैंने आपको कहा था आपने लोड डालने हैं बायर पे या सेलर पे? बायर पे. तो जाके देखें पेज नंबर 494 पे, ये वाला सिनेरियो था ना, दोनों क्या थे? रजिस्टर्ड. तो लोड किस पे डालने? बायर पे. तो वेयर आर रजिस्टर्ड पर्सन ताजी हैज मेड अ सेल एंड सच सेल इज कैंसल्ड बाय पाजी शाहजी, पता नहीं क्या, द शाहजी शैल इशू अ डेबिट नोट. और एक और चीज़ भी उसने पूछी हुई है डॉक्यूमेंट इशू करने के साथ साथ. यार इसको सीधा कर दो, मुझे ऐसे लग रहा है ट्रेन में बैठा हूँ. वो देखो, तो बताएं क्या इसमें है. सवाल उसने पूछे डायमेंशन द डॉक्यूमेंट में क्या चीज़ें बतानी हैं और पर्टिकुलर्स भी बतानी हैं.
तो ये मेरे ख्याल से तो फिर सारा ही रूल नंबर 20 का एक पूरा ही लिख के आना था। कितने लोगों को अभी समझ आ गया था पढ़ते ही कि क्या पूछ रहे हैं? ये बिल्कुल लेटेस्ट में सवाल आया अभी ताज़ा सब मार्च 2022 में। ओके चलिए जी, इसको न्यूमेरिकल करने के लिए आपको बुलाया था, न्यूमेरिकल निकाल लें। पास्ट पेपर का क्वेश्चन 21 चैप्टर 25। अच्छा जी, हमारी सेल जो है वो 3 किस्म की होती है। ठीक हो गया भाई। एक टैक्सेबल होती है एट 17%, दूसरी ज़ीरो रेट सेल होती है, और तीसरी कौन सी सेल होती है? एग्जेम्प्ट सेल होती है। फिर टैक्सेबल में आगे रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड भी होती हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस पे तो आपको एतराज़ नहीं है कोई? इस बात पे किसी को एतराज़ तो नहीं कि मैं इन दोनों को टैक्सेबल कह दूं? क्यों? क्योंकि ये टैक्सेबल एट 17% है और ये टैक्सेबल एट ज़ीरो रेट है, इसलिए दोनों को भी टैक्सेबल कहने में कोई हरज नहीं है। ये मेरे वर्किंग 2 में हम लिखते हैं इस तरह, टैक्सेबल, ज़ीरो और एग्जेम्प्ट। ओके अम्मी, अब्बू, बेगम और बच्चे, जैसे यहाँ 3 कैटेगरीज है ना, टैक्सेबल, ज़ीरो, एग्जेम्प्ट, ऐसे 3 कैटेगरीज, अम्मी, अब्बू, बेगम और बच्चे। ओके अच्छा जी, दूध आया है, दूध, मिल्क लेके आए हैं। तो मिल्क जो है वो घर में आया है, परचेज मिल्क फॉर ऑल, तीनों पिएंगे इंशाल्लाह। परचेज मिल्क फॉर ऑल, ठीक है। अम्मी अब्बू भी पिएंगे, इसमें जो है वो पत्ती डाल के, बेगम पिएगी सोडा डाल के, बच्चे पिएंगे रूह अफ़ज़ा डाल के। तो परचेज मिल्क फॉर, शर्म आ रही है तुझे? परचेज मिल्क फॉर ऑल, ठीक है। दिस परचेज इज फॉर ऑल। बर्गर, दिस परचेज इज फॉर बेगम, दिस परचेज इज फॉर, स्पाइसी है बच्चे नहीं, दिस परचेज बर्गर, दिस परचेज इज फॉर बेगम। ये बंदा लैपटॉप के बैग में रख के लाया, दिस दफ्तर से आते हुए, दिस परचेज इज फॉर बेगम। आड़ू, दिस परचेज इज फॉर अम्मी अब्बू, दिस परचेज इज फॉर अम्मी अब्बू। इसे बड़ा गोश्त कहते हैं, छोटा गोश्त? इनसे पूछ रहा हूँ। बड़ा गोश्त, मुझे पता था तुमने गड़बड़ करनी। बकरे का गोश्त, छोटा गोश्त, अच्छा बकरा गोश्त। दिस परचेज इज फॉर अम्मी अबू एंड बेगम। दिस बच्चे तो आजकल चिकन के बच्चे हैं, तुझे पता है चिकन खा के क्या हाल हुआ है? देखो दाएं वाले बच्चों का हाल, चिकन खा के क्या हाल किया है। बच्चे कहाँ बकरे का गोश्त खाते हैं? बकरा गोश्त। दिस परचेज इज फॉर अम्मी अबू एंड बेगम। बबली चॉकलेट, दिस परचेज इज फॉर बच्चे, दिस परचेज इज फॉर बच्चे। तो आज जो सवाल आने लगे उसमें वो परचेज का हमें मकसद बताएगा
फिर जो परचेज का मकसद बताएगा उस परचेज को हम वहाँ क्लासीफाई करेंगे। तो परचेज का सवाल में मकसद आ सकता है, वरना परचेज मिल्क की तरह होगी जो तीनों में हम अपोर्शन किया करेंगे। आबिद खान है जो एक पठान है, इज रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स पर्पसेस एंड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन मुल्तान। His sales and purchase for the month are as summarized below. इंक्लूड का लफ्ज ढूंढ लें। हाँ एक और जगह भी आ रहा है लेकिन वो कोई डब्बे वाली चीज़ में इंक्लूड नहीं है कुछ, बस ठीक है काफ़ी है। इसमें मसला है, इसमें मसला है। तो इस फिगर को हम इनर कॉलम में लिखेंगे, बाकी सारे फिगर्स को आउटर कॉलम में। चलें जी शुरू करें। अबूबकर यूट्यूब पे यही वाला लेक्चर जाएगा, ठीक है? मैंने बता दिया उनको, आप दोबारा एहतियातन बताना है तुम्हें। यार वर्किंग 1 के लिए 2-3 लाइनें छोड़ें, वर्किंग 2 के लिए ना 20-25 लाइनें छोड़ दें। अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट, अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट 15 लाइनें भी काफ़ी हैं। और वर्किंग 3 टैक्सेबल सेल। ओके तो इधर भी लिख लें टैक्सेबल 0 और एग्जेम्प्ट। टैक्सेबल, किसी को आवाज मेरी नहीं आ रही तो आगे आ जाए, 0। और तीसरी बोले कौन सी सेल होती है हमारी? एग्जेम्प्ट। सेल रजिस्टर्ड को और सेल टू अनरजिस्टर्ड। ये जो इनपुट है ना, आपको पता है ये अदर्स भी होता है। यहाँ ना थोड़ी आज 2 फिगर्स जमा करनी पड़ेंगी और तीसरी फिगर आएगी। ये थोड़ा खुला खुला लिखिएगा, इनपुट अदर्स। इनपुट मशीन खुला खुला लिखने की जरूरत नहीं है। इनपुट अदर्स थोड़ा सा ज़रा दरमियान में ना खुला खुला करके। चलें जी लेट्स स्टार्ट। सेल्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर 12618। सेल टैक्सेबल गुड टू रजिस्टर्ड, देखें इधर, सेल टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कितनी है जी? 12618। सेल टैक्सेबल टू अनरजिस्टर्ड कितनी है? अच्छा इसमें ना 7-7-17% नहीं लगाना होता, 7-7-17 नहीं लगाना होता इसमें। नेक्स्ट परचेज पे लगाना होता है 7-7। एक्सपोर्ट सेल है और एग्जेम्प्ट सेल है। एक्सपोर्ट सेल कितनी है और एग्जेम्प्ट? 45। डन। उधर ही रखो। इधर ले आओ।
मोहतरम इधर देखें जरा, परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। परचेज क्या है? टैक्सेबल। और किस बंदे से खरीदी है? तो क्या 17% पे किया होगा? हाँ। लेकिन यार एक मसला है, परचेज फॉर टैक्सेबल सेल, परचेज फॉर एग्जेम्प्ट सेल। आज तक किसी भी न्यूमेरिकल में परचेज के आगे एफओ और डाल के कुछ नहीं लिखा होता था। इस न्यूमेरिकल में परचेज के आगे एफओ और डाल के कुछ लिखा हुआ है, परचेज फॉर परचेज ऑफ फला फला चीज, परचेज ऑफ बड़ा गोश्त फॉर टैक्सेबल सेल। टैक्सेबल से मुराद टैक्सेबल एट 17 भी होगा, टैक्सेबल एट 0 भी होगा, अनलेस के सवाल कुछ और कह दें। परचेज फॉर डेयरी मिल्क या बबली चॉकलेट, परचेज फॉर एग्जेम्प्ट सेल। परचेज फॉर टैक्सेबल सेल। टैक्सेबल सेल कितने किस्म की होती है? एट 17 वाली भी होती है और एट 0 वाली भी होती है। परचेज फॉर, ग्रीन वाला पढ़ें, परचेज फॉर टैक्सेबल, परचेज फॉर टैक्सेबल और परचेज फॉर एग्जेम्प्ट सेल। अच्छा, इसको अभी मैं वर्किंग 1 में नहीं डाल रहा, इसलिए नहीं डाल रहा वर्किंग 1 में कि ये खास खास लोगों के लिए है। इनके लिए आज हम एक नई वर्किंग इंट्रोड्यूस करेंगे, वर्किंग 2.1। वर्किंग 2.1 से आगे इनको चलाएंगे, 2.1 और आगे जरूरत पड़ी तो इनको वर्किंग 1 में नहीं डालेंगे। है तो ये परचेज, लेकिन इनको वर्किंग 1 में नहीं डालेंगे। नेक्स्ट, पैकिंग मटेरियल फ्रॉम अनरजिस्टर्ड बंदा। तो अनरजिस्टर्ड बंदे से परचेज किया, 17% पे किया होगा, नहीं पे किया होगा। अच्छा मुझे ये बता दें, इसके आगे कुछ लिखा हुआ है फॉर, तो इसको नॉर्मल तरीके से ट्रीट करें, वर्किंग 1 में डालें, खत्म करें इसको जल्दी। परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल ऑफ रुपीज, नॉर्मल तरीके से ट्रीट करें इसको। परचेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, नहीं प्राइम मिनिस्टर कैसे खरीदा जा सकता है? नहीं कैसे खरीदा, प्राइम मिनिस्टर कैसे खरीदा जा सकता है? ओके, परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल। नेक्स्ट, एडिशनल इंफॉर्मेशन, सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर इंक्लूड, सेल ऑफ टैक्सेबल गुड टू रजिस्टर्ड कस्टमर इंक्लूड 4225 की सेल है, एक हमने टोस्टर बेचा है एट अ डिस्काउंट ऑफ 35%। लेकिन वैसे जो नॉर्म्स है ना बिजनेस की, उसमें ये 10% के एतबार से बिकता है, लेकिन हमने उसे स्पेशल डिस्काउंट दिया है 35%। आपके ख्याल से ये सेल कितने परसेंट पे पड़ी हुई है? 65% पे। क्यों? सेल्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 4225 ऑफ अ सेल ऑफ टोस्टर एट अ डिस्काउंट ऑफ 35। तो सेल में कितनी सेल डाली होगी फिर? डिस्काउंट के बाद या डिस्काउंट से पहले? डिस्काउंट के बाद। लेकिन असूली तौर पे डिस्काउंट देना कितना चाहिए था? अच्छा, ये क्लास में एक दफा मैंने आपको करवाया हुआ है। नॉर्मल हालात में 10% डिस्काउंट मिलता है, ये स्पेशल हालात हैं, इनमें डिस्काउंट कितना मिला? जवाब क्या आ गया? लेकिन ये डेटा ना परसेंटेज में है, ये डेटा किस में है बोले? परसेंटेज में। मुझे डेटा चाहिए रुपीज में। मुझे बता दें मेरी जो सेल है वो किस पे पड़ी हुई है? 65% पे पड़ी हुई है, क्योंकि उस तक तो 35% डिस्काउंट माइनस हुआ है ना, सवाल ने बताया। तो रॉन्ग फिगर क्या है सवाल में? 422
मुझे कौन सी फिगर चाहिए सबर? ओरिजिनल। 4225 कितने परसेंट है? गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय गिवन अमाउंट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोबारा माइनस करेंगे 10 उसमें से, तो क्या यही करते रहेंगे पेपर में? तो डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर दें? 90 से। 5850। तो आप बता दें मैंने सेल को कहां से कहां लेके जाना है? 4225 से 5850। तो सेल was at a special discount of 35%, however the normal discount was 10%, तो इसलिए मैं इसको उठा के 90 पे ले आया हूं। जल्दी कर लेना। वैसे तो शायद ज़बानी समझ आ गया हो ये सारा लिखे बगैर भी आपको। इस सेल 65% पे पड़ी है। कैसे इसको सवाल में करें? माइनस कितना कर दें? और सेल टोस्टर की 4225 किस पे पड़ा हुआ है? मुझे किस पे चाहिए? 585। ओके नेक्स्ट, अगली एडजस्टमेंट पढ़ें जी। अच्छा मुझे कैसे पता चला ये 65% पे है? सेल इंक्लूड 4225 एट अ डिस्काउंट ऑफ 35। तो फिर सेल में उसने कितना डाला होगा? 65% भी डाला होगा ना। पॉइंट 2 पढ़ें अगला बुलेट। गुड्स सेल इंक्लूड्स गुड्स सोल्ड, गुड्स सप्लाइड अगेंस्ट विच पैसे वॉज रिसीव्ड इन पिछला महीना। सेल इंक्लूड्स गुड्स सप्लाइड, सेल में गुड्स सप्लाई की हुई पड़ी हैं, तो सप्लाई फिर कब हुई है? हमारे महीने। हमारा महीना कौन सा है? अगस्त। अगस्त में सप्लाई हुई। कैश कब आया था? किस महीने की सेल में डालें? किस महीने की सेल में डालें? इंक्लूड हुई भी है, क्या करें? बस इग्नोर। सेल वैसे बुक कब होती है? जब पैसे आए या जब चीजें डिलीवर हों? चीजें डिलीवर हों। पैसे कब के आए हुए हैं? तो हमने सेल में क्यों डाला है? क्योंकि सप्लाई कर दी हैं चीजें। तो जब सप्लाई कर दी हैं चीजें तो हमने सेल में डाल दिया, तो डालना भी बनता था, तो सेल में डाला रहने दें बस। ऐसे कहीं छोटा सा करके अगर आप लिखना चाहें कि 2500 इज प्रॉपरली इंक्लूडेड इन सेल, ऐसे कहीं ब्रैकेट में लिख के डैश डालना तो बेहतर नहीं है। ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन पे ये हो -2500 जमा 2500 अलग से जरा प्रोटोकॉल दे दें, बस ऐसे कहीं साइड पे लिख दें या नीचे फुट नोट में डाल दें 2500 सेल में पड़ा हुआ है, बस ठीक है, इसको पड़ा रहने दें। ओके नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, टैक्सेबल सप्लाईज रिटर्न। अच्छा ये सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न है, बस ये देखना होता है, देख लें। टैक्सेबल सप्लाईज रिटर्न्ड बाय डिफरेंट कस्टमर्स। कस्टमर्स को याद रखिएगा, हमेशा हम सेल करते हैं, कस्टमर्स को सेल करते हैं। तो कस्टमर्स को हम सेल करते हैं, तो कस्टमर को सेल की और कस्टमर क्या करके चला गया बोलें?
हाँ, कस्टमर वापस करके चला गया। तो ऐसी सूरत में आप बताएं मैं क्या करूं, सेल रिटर्न में डालूं परचेज रिटर्न में डालूं? सेल रिटर्न। सप्लाईज रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स, कस्टमर्स कर गए, रिटर्न्ड बाय अस या रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स, तो वो वापस कर गए, तो हमारे पास आई चीजें, तो ये सेल रिटर्न है जी। किनको? नहीं, सेल रिटर्न हम हमेशा एज्यूम करेंगे रजिस्टर्ड से है, अनलेस के सवाल कह दे कुछ और। पॉइंट नंबर 3, एक तो मैंने इसको छोड़ा हुआ एडजस्टमेंट को, परचेज फॉर प्लांट कॉस्टिंग 2700 जो कि इस्तेमाल होना शुरू हो गया हमारे महीने में। प्लांट इज यू, जैसे ही आया करेंगे ना लफ्ज़ हमने हाथ ढीला छोड़ दिया करना पेपर में। प्लांट इज यूज्ड, ऐसा तो सवालों में नहीं लिखा होता था, किसी सवाल में, सवालों में देखें क्या लिखा होता था, बस प्लांट खरीदा है। सवाल किधर गए हैं, कोई ऐसा सवाल, बस सिंपल लिखा होता था प्लांट क्या किया है, खरीदा है, बाय किया है, अ न्यू मशीन वाज परचेज्ड, बस इस तरह लिखा होता था सवालों में। तो आज सवाल में क्या एक एक्स्ट्रा लाइन इसने डाली है, सवाल में एक्स्ट्रा लाइन क्या डाली है, द प्लांट इज परचेज्ड फॉर ओनली, तो फॉर टैक्सेबल सेल है, तो क्या मैं इसको वर्किंग 1 में ले जाऊं या होल्ड कर दूं, वर्किंग 2 के नीचे डालेंगे, 2.123 में डालेंगे। आज मशीन भी किसी खास मकसद के लिए लिया है, मशीन फॉर टैक्सेबल सेल, टैक्सेबल सेल 2 होती हैं, एक 17 और एक 0, इसका भी अभी पेंडिंग कर दें। पॉइंट 4 पढ़ लें यार, इलेक्ट्रिसिटी बिल हम परचेज में डाला करेंगे सेल में डाला करेंगे, हम वापडा तो नहीं हुआ करेंगे, तो हम परचेज में डाला करेंगे। अच्छा, बिल पूरा परचेज में डालेंगे या बिल का सेल्स टैक्स परचेज में डालेंगे, सेल्स टैक्स। अगर सेल्स टैक्स लगा दे तो ठीक है, ना लगाया तो 7-7 17% लगाते रहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 2600 वाज पेड इन कैश, ओहो कैश में पे हो सकते हैं, सेक्शन 73 हमने पढ़ा था, हमने कहा था कैश में पे हो सकते हैं बिल, कोई मसला नहीं है। सेक्शन 73 में रिलैक्सेशन थी बिजली के बिलों की। दानिश क्वेश्चन और सोल्यूशन नहीं बैग में पड़ा हुआ, मैंने ढूंढा है, मुझे नहीं मिला। अच्छा, तो 2600 इलेक्ट्रिसिटी बिल है 2600 का, जो मैंने कैश में पे कर दिया है, तो इसका सेल्स टैक्स है 350। 2600 लूँ, 350 लूँ, या 2600 पे 17% लगा के चेक करूँ कि 350 सही आ रहा है या नहीं? नहीं, चेक जो नहीं करना पेपर में, बस जब दे दे टैक्स तो फिर उसी को उठा लेना। तो सेल्स टैक्स का रेट बस जो भी है हमें नहीं पता, तो 2600 क्यों ना लूँ, क्योंकि हम तो इनपुट लेते हैं ना, हम 7-7 17 लगाते हैं, लेकिन अगर परचेज में 17 खुद लगा के दे दे तो फिर एज इट इज वो उठा लें। जैसे चीजें होती है ना, ये मल्टीप्लाइड बाय ये करके उठाते हैं, तो डायरेक्ट उठा लें बस। इनपुट किसका, वो ये बिजली में तो नहीं लिखा हुआ फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो फॉर का लफ्ज़ तो नहीं आगे लिखा हुआ, फिर खैर है। परचेजेस आपको पता है वर्किंग 1 में डालते हैं, सेल वर्किंग 3 में डालते हैं, तो परचेज है। इनपुट किसका, इलेक्ट्रिसिटी, कितना 350। इनपुट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम पिछला महीना, इसको कहां डालेंगे न्यूमेरिकल के फेस पर, तो इसको भी छोड़ देते हैं। चलो यार, जो ग्रीन चीजें की हुई हैं उनको अब देखें। दिस परचेज इज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, क्या इस परचेज पे, अच्छा होंडा एटलस कार्स का न्यूमेरिकल भी तो पेपर में ऐसे आ सकता है कि होंडा एटलस कार परचेज टायर फॉर सेल ऑफ कार टू सरासिफ एंड सेल ऑफ कार टू मुरलीधरन, एंड होंडा एटलस कार परचेज कागज फॉर एग्जेम्प्ट सेल ऑफ कुरान। अब समझ आई जरा बात मजे की, फॉर का कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं। होंडा एटलस कार ऑल्सो परचेज पैकिंग मटीरियल फॉर एग्जेम्प्ट सेल, गाड़ियों को तो पैक नहीं करना था, फॉर एग्जेम्प्ट सेल। तो अब जरा समझ आ रही है बात
कि फैक्ट्री के अंदर जो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं वो सिर्फ इन तीनों के लिए यूज़ हो रही होती हैं या किसी खास के लिए भी परचेज हो सकती है? वो होली कुरान वाली बात से ज़रा बात याद रहेगी। हमने जो टायर खरीदे इन किस्म की गाड़ियों के लिए खरीदे और जो कागज़ खरीदा है वो होली कुरान की सेल के लिए खरीदा है। डन। अच्छा जी, परचेज पे 17 तो मैंने लगाना है। क्यों लगाना है 17? टैक्सेबल चीजें हैं और किस बंदे से खरीदी हैं? वर्किंग 1 में नहीं डालना, वर्किंग 1 में नहीं डालना। डाल सकते हैं वर्किंग 1 में भी, लेकिन मैंने वर्किंग 2.1 में डाल देना इसको। तो ये मेरी परचेज है फॉर फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर 25,000, इस पे 17% लगाएं जी। वर्किंग नंबर 2.1 परचेज, बोले बोले फॉर टैक्सेबल सेल कितनी है जी? 20, इस पे 7 17 लगाएं। ये परचेज है 4 to, इस परचेज को किस सेल में यूज करना है मैंने? ओनली फॉर, वो भी देख लेते हैं। मैं 2-3 लाइनें छोड़ देता हूं, जरा 2-3 लाइनें छोड़ देता हूं। सबस 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 वर्किंग 2.2, इसको छोड़ा भैया, इसको उठा लिया था 1500 को, छोड़ा भाई। दिस परचेज इज फॉर, अभी इसको छोड़ेंगे, ये कौन सी सेल के लिए यूज हुई? पहले बताएं क्या इस पे 17 पे करके आए हैं? परचेज फॉर एग्जाम सेल, परचेज कितनी है? 15, जी बोले 255। डन। एक और परचेज है मेरी, अभी मैंने छोड़ी हुई है। परचेज पे क्या लगाते हैं साथ साथ? प्लांट इज परचेज फॉर टैक्सेबल सेल, प्लांट इज परचेज फॉर, जगह नहीं है मेरे पास इधर, वर्किंग 2.3 प्लांट, या जिसको हम नाम क्या क्लास में देते थे? मशीन, फॉर टैक्सेबल सेल, मशीन फॉर टैक्सेबल सेल। ये भी मेरी परचेज ही है ना। कितने की परचेज है जी? 2700 जी। 2700 इंटू, आप लोग वर्किंग 2.3 इधर ही डालिएगा, मेरे पास तो इधर जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको इधर डाल दिया। कितना? 459। डन। आप बता दें इस 4250 को मैंने कितनी सेल में इस्तेमाल करना है? टैक्सेबल एट 17 और टैक्सेबल एट, इस 255 को सिर्फ, और मशीन की परचेज 459 को, बोले बोले फॉर टैक्सेबल सेल। यहां तक आप नोट कर लें, फिर बस कैलकुलेशंस रहेगी हैं, कैलकुलेटर को पकड़ लेंगे और अगला काम हम शुरू करते हैं। सवाल का डेटा खत्म हो गया। पहले एक बात लिख लें, जब परचेज के आगे फॉर लिखा हो तो उस परचेज को वर्किंग 1 में नहीं डालेंगे, वर्किंग 2.1 ऑनवर्ड्स डालेंगे। जब परचेज के आगे फॉर लिखा हो, यानी मकसद बता दे, जब परचेज के आगे फॉर लिखा हो, फॉर का क्या मतलब है? मकसद बता रहे परचेज का। जब परचेज के आगे फॉर लिखा हो यानी मकसद बता दे, तो उस परचेज को वर्किंग 1 में नहीं डालेंगे बल्कि 2.1 ऑनवर्ड्स डालेंगे। $2500 है? नहीं, वो 25,000 है। 25,000। ठीक है जी, नोट करिए यहां तक। दानिश रख दो आप सफे और जाओ क्वेश्चन सोल्यूशन।
अच्छा इधर ही होगी। चलें जी, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें? जैसे हम क्लास में करते थे, पहले वर्किंग 3, फिर वर्किंग 1 और फिर वर्किंग 2। तो 3 कर लें पूरी, 1 का टोटल करें, 2 का टोटल करें। अब आप लोग लिखना ज़रा छोड़ दें यार, लिखना ज़रा छोड़ दें। वर्किंग 3 का टोटल मुझे करवाएं पहले, इधर वाला। हाँ जी, ग्रैंड टोटल करा दें बस। 13343, कोई कंफर्म करे? और यार ये तो नहीं आ रही कोई फिगर जी। ग्रैंड टोटल बताएं। 23496 23496 जी। अब आप मुझे इसका टोटल करवा दें, इसका टोटल करवा दें। अब मुझे फिर गड़बड़ लग रही है, मैं इसलिए ज़रा देख रहा हूँ कोई टोटल गलत कराया है। 23493 है टोटल। हाँ कहाँ पे है? 8393। और ये यार इतने बच्चे बैठे हुए हैं, फिर गलत वो ऊपर फिगर बता देनी थी आप लोगों ने। 23493। चलिए छोड़ें जो कास्टिंग एरर का मसला हुआ। अब आप इसका टोटल करवा दें तीनों का। 32993। अच्छा वो ना हो जाए करें ओवर कॉशियस, अब वही ओवर कॉशियस हो जाएगा, लेटर चेक कर यार तू, नॉर्मल तरीके से चला करें। अच्छा इसका टोटल बता दें यार कितने? काला नीला, काला नीला, काला है या नीला भी है कोई? आज काला है, नीला नहीं है, लेकिन कोई पीले और सबज और पता नहीं कौन कौन आ गए हैं आज नए नए। तो बहरहाल भूल गया काला, काले काले थले आ, याद आ गया? नीला है कोई मशीन वगैरह? हाँ अलग से है, वो छोड़े, इधर है कोई मशीन नहीं, तो काले को नहीं चले हैं। काले को पकड़े, 350 डिवाइडेड बाय 32993 मल्टीप्लाइड बाय 23493। वो भूल गया कि 350 को डिवाइड करते थे 32993 से, मल्टीप्लाई 23493 से 249। ये 48। 350 को तोड़ दिया, बिजली के बिल को तोड़ दिया सब में। अच्छा यार अब इधर देखें, ये भी तो परचेज है, इसको किस में इस्तेमाल करना है? फॉर दिस परचेज इज फॉर, दिस परचेज इज फॉर, अपोर्शन कर सकते हैं आप 4250 को इन दोनों में, जरा कैलकुलेटर पकड़ के ट्राई करें, 4250 को इन दोनों में अपोर्शन कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये टायर हैं और सरासे वाली गाड़ी और मुरलीधरन वाली गाड़ी में सिर्फ इस्तेमाल हुए हैं, कुरान में तो टायर इस्तेमाल नहीं होंगे, तो ये सिर्फ इसमें इस्तेमाल हुए हैं। जरा मैं खुला खुला करके अगर मैं करना चाहूं, 4250 को तोड़ना है दो चीजों में, किसके? अब मैंने इसे टोटे टोटे करने लगा हूं, 4250 के दो टुकड़े करने लगा हूं, डैश डैश माइनस माइनस नहीं डाला, वैसे ही दो टुकड़े करने लगा हूं 4250 के। 4250 को डिवाइड करूं ना 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 32993 से नहीं, दिस परचेज इज फॉर टैक्सेबल सेल, तो 23493 प्लस 5000 इंटू, समझ आ गया? खुला खुला करके देख लें, 4250 को डिवाइड करें इन दोनों से,
23493 और 5000 और मल्टीप्लाई 23493। क्या हमने दो पे तोड़े या 3 पे तोड़े? 2 पे। क्या जवाब आया? 3504। अच्छा, और इसको 5000 पे भी तोड़ना पड़ेगा। वो कैसे? खुला खुला करके पहले मैं नोट कर देता हूं जरा। 23493 जमा इन दोनों सेल से डिवाइड करूं और मल्टीप्लाई सिर्फ किस सेल से करूं? 5000 से। 746 तंग तंग करके नोट कर दूं। 4250 को पकड़े। वैसे बैलेंसिंग निकाल सकते थे आप ये। 23493 जमा 5000 जरब 5000। आपको पता है जो भी चीज घर में आ जाती है किसी खास के लिए, बंदे के लिए, वो फिर स्यापा ही डालती है। तो जो चीज सबके खाने के लिए होती है वो जरा आसान होती है घर में, तो जो चीज किसी के लिए है वो फिर स्यापा डालेगी। फिर मना करना पड़ेगा बच्चों को, तुम ना इधर आना फलां, तुम क्यों, हाँ तुमने क्यों फ्रिज खोला है। तो ये वो स्यापा है जो हम फेस कर रहे हैं आपा की वजह से। समझ आ गया? तो दिस परचेज इज फॉर, तो हमने डिवाइड कर दिया इनसे और मल्टीप्लाई इससे, तो वो इधर आ गया। फिर इसको पकड़ा, डिवाइड कर दिया इनसे, मल्टीप्लाई कर दिया इससे। तो अब जवाब क्या आया? इन दोनों का टोटल ही है ना ये। कोई मुझे बंदा बता दे अब 3504 746 को कहां लेके जाऊं? 3504 को यहां लिख दूं? 3504 को यहां लिख दूं और 746। अब वो बात समझ आई आपको? दिस परचेज इज ओनली फॉर टैक्सेबल सेल। अगला तो अब आप खुद ही करने समझ आ गई होगी। हैं 255 को कैलकुलेटर पे क्यों लिख रहे हैं? पागल हो गए हैं यार। 255 को कैलकुलेटर पे क्यों लिख रहे हैं? दिस परचेज इज फॉर, दिस परचेज इज फॉर एग्जेम्प्ट सेल। अच्छा, कुछ दीवानों की तरह करना है तो कर लें। 255 डिवाइड बाय 4500 मल्टीप्लाइड बाय 4500, तो सेल ही एक है सिर्फ। तो दिस परचेज इज फॉर, बड़ा गोश्त तो दोनों के लिए आया था, अम्मी अब्बू के लिए भी और बीवी के लिए भी, लेकिन चॉकलेट तो सिर्फ बच्चे के लिए आई थी ना। तो दिस परचेज इज फॉर एग्जेम्प्ट सेल। डन। उसको पकड़ें 459 को, कुछ कर लें आप 459 के साथ, तो खुद कुछ कर लें, कैलकुलेटर पकड़ के कुछ कर लें, दो टोटे कर लें। डायरेक्ट नहीं जाएगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा। परचेज इज फॉर टैक्सेबल तो दो होती हैं, टैक्सेबल एट 17 और टैक्सेबल एट 0। समझ आ गई ये बात? तो करें फिर 459 को कैसे तकसीम करें? डिवाइडेड बाय 23493 और 5000। 23493 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 23493। तो 459 का पहला टोटा बताएं, लेकिन इसको स्टिल तोड़ें और स्टिल तोड़ें। दोबारा पकड़ें इसको। 459 डिवाइडेड बाय ये दोनों मल्टीप्लाइड बाय 5000। वैसे बैलेंसिंग भी आ सकता है। 23 मल्टीप्लाइड बाय, अब 459 को डालूं या इन दोनों के टुकड़ों को डालूं? 378 एंड 81। कहां डालूं? मशीन में डालूं, इनपुट अदर में? कितना? 378 और 81। क्या कोई परचेज है अलग से दी हुई? परचेज ऑफ प्लांट फॉर एग्जेम्प्ट सेल। तो फिर क्या करूं? इधर 0 लिख लो। बस न्यूमेरिकल का फेस रह गया, वो तो आसान है। समझ आया जी नया कॉन्सेप्ट कोई? कैसा लगे? वैसे आसान है, पढ़े जरा।
बस आखिरी दफा तंग कर रहा हूं आपको। दिस 25,000 इज फॉर टैक्सेबल सेल। तो 25,000 को पकड़ा, 17 लगाया और टैक्सेबल सेल में डाल दिया। दिस 15,000 इज फॉर 1500 इज फॉर एग्जाम्ड सेल। इस 1500 को पकड़ा, 17 लगाया और एग्जाम्ड सेल में डाल दिया। दिस प्लांट इज फॉर टैक्सेबल सेल। इस प्लांट को पकड़ा, 17 लगाया और टैक्सेबल सेल में डाल दिया। अच्छा यार, अब बच्चे बताए क्या करते हैं, वो खुद एफिशिएंसी मारते हैं, कहते हैं अच्छा 350 का ब्रेकअप तो मुझे दिया हुआ है, इन तीनों का टोटल नहीं दिया हुआ, बोलो टोटल, और पता नहीं क्या लगे रहते हैं। अच्छा यार रशीद, इन दोनों का टोटल भी चल करते हैं आज। ओ भाईजान, टोटल हमें कहीं उठाता ही नहीं था, मैं तो इंडिविजुअल फिगर उठाता था, तो टोटल उठाने की जरूरत ही नहीं, टोटल करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा ये बोंगी नहीं मारिएगा कि इन तीनों का टोटल इधर नहीं आ रहा, भाई 350 को बस ब्रेक किया था तीनों में, इसलिए इनका टोटल इधर मैंने लिखा था, बाकी इन तीनों के टोटल को मैंने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। हाँ एक काम जरूर कर लें, इस तरह वाला टोटल कर लें, इस तरह वाला टोटल कर लें। 37 अब भाईजान एग्जाम सेल तो वैसे ही डेड हो जानी है, अब किसी ने नोट नहीं करना है अगले 2 मिनट, मैंने मेरे का फेस पूरा कर दूं। एग्जाम सेल तो वैसे ही डेड हो जानी है, ये निकालने का फायदा नहीं हुआ 255, ये तो वैसे ही डेड हो जानी है सारी। पीछे बच गया 81 और 799, ये हुकूमत से रिफंड मांग लेंगे, 45 दिन में हुकूमत आपको रिफंड कर देगी। तो रिफंडेबल ऑन कौन सी सेल, ऑन 0 रेट 799, ये तो नहीं भूला हुआ, 3 न्यूमेरिकल होमवर्क में दिए थे आपको पिछले 2 दिनों में। 8 डन। अब किसी को याद हो अगला काम हम क्या करते थे? नहीं, आउटपुट माइनस इनपुट नहीं करते थे, किसी को याद हो? नहीं, अब आपकी नजर सिर्फ लाल पे होगी यार, ऐसी बातें ना किया करें ना, सारा ही भूला हुआ है आपको। अब आपकी नजर सिर्फ किस पे होगी? लाल पे होगी। और एक और लाल भी है, कितने लोगों को ये बात याद आई है, जरा बता दें। अब आपकी नजर सिर्फ लाल पे है, बस वो न्यूमेरिकल खत्म हो गए। लाल से फेस बना दें, लाल से फेस बना दें ना यार, खुद बाद में कर लीजिएगा, मुझे करा दें एक दफा, मैंने घर जाना। आउटपुट सेल बोलें जी 23493 इंटू 17%, 3994। ये सब्र कर देना, जरा फेस देख ले जरा आज। लेस इनपुट कौन सा वाला? अदर वाला, और मैकीन वाला, मशीन वाला। अदर कितने? और मशीन वाला 378। वो तो ये शर्म नहीं आती, हर वक्त बाहर घूमता रहता है, अंदर आप चल चल अंदर। एक्चुअल कितना? 37, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें ब्रॉड फॉरवर्ड भी आएगा ना। ब्रॉड फॉरवर्ड कितना? 595। एक्चुअल जमा ब्रॉड फॉरवर्ड 590 4348। इसको कंपेयर किससे करना होता है? कितना है? नहीं यार 211 नहीं है, 3596। अच्छा वो तो मारने लग जाते हैं 3। अच्छा जी, दोनों में से लोअर कौन सा है? अच्छा वैसे आपका माइनस क्या करने को दिल चाह रहा है?
लेकिन दोनों में से लोअर कौन सा है? तो फिर माइनस करेंगे क्या? फिर बाकी का क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड। कितनी ख्वाहिशात दिल में पैदा हुई? 4-3। कितनी पूरी हुई? बाकी मरने के बाद। एक्चुअल कितना था? 4-3-4-8। लोअर कितना था? तो बाहर क्या गया? तो ये माइनस नहीं हो सका ना, आपका तो ये माइनस करने को दिल चाह रहा था, तो बाकी फिर कभी माइनस कर लीजिएगा। 7-5। अच्छा जी, अब इसके सब टोटल्स कर दें। 3-21। कुछ ऐड करना है? 10150 पे लाल नहीं लगा हुआ? इसको पकड़ लें। फेस में कोई चेंज नहीं आई? फेस अल्लाह का शुक्र है, जैसे रात को सोया था वैसे ही सुबह उठा है। फेस में चेंज नहीं आई। ऐड 3%। कौन सा टैक्स? फर्दर टैक्स। किस पे? ऑन रुपीज 30 पेबल टू शहबाज शरीफ 326। चलें, अल्लाह हाफिज।